हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इनफाइनाइट सीरीज़ का अगला जो पार्ट है, आज हमारा 16 पार्ट हो गया है। तो बच्चों, ये जो हमारी सीरीज है, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, जो नए व्यूअर हैं मेरे साथ, जो नए जुड़ रहे हैं। फिजिक्स जेई मेन के लिए हमारी जो एक सीरीज़ हमने डिज़ाइन की है, जो आपकी एक जो छोटा सा चैनल है दीपक क्लासेस, वहाँ से हमने डिज़ाइन किया है, वो है इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई। और डीएनए सीरीज हमने डिज़ाइन की है नीट एस्पिरेंट के लिए। जैसे हम अपना बहुत शॉर्ट टाइम रील्स देखने में या अदर हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो ऐसे ही टाइम को मैंने बचाने के लिए, और अगर आपका कभी पढ़ने का मन नहीं करा और 10-15 मिनट एक टॉपिक रिवाइज करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछा जा रहा है, या आप ये कह सकते हैं जिस टॉपिक से हमें क्वेश्चंस आना ही है, ये सीरीज जो है मेरे बच्चों, अभी 2023 का जब जेई का पेपर हुआ था, तो हमारी बहुत सारे क्वेश्चन इन सीरीजों से आए। ठीक है। इवन मैं आपको बताऊं, नीट में भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप मेरी इन सीरीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, आप क्या करें, आप एक कॉपी उठाएं, पेन उठाएं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करें। दूसरी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आपको अपना रिजल्ट देखना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो आप करेंगे क्या, आप ये करेंगे बच्चों, जो आपके हर चैप्टर आप पढ़ लेते हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है। शॉर्ट नोट से क्या होगा, जब लास्ट टाइम आपका पेपर देने का होगा, तो उस समय आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि उस समय आपको ये हो जाएगा, मैं क्या करूं, मैं क्वेश्चन करूं या नहीं करूं। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में ही डे टू डे बनाते जाएं शॉर्ट नोट्स, जिससे आपको फ़ायदा मिले। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में मैं आपको बताना चाहूँ, एक क्वेश्चन जे में आता ही आता है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स साहब ने हमें ये बताया कि अंडर इलास्टिक लिमिट, अगर इलास्टिक लिमिट पे आप किसी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ। अब आप कहेंगे सर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? बच्चों देखो, फोर्स हमारे बहुत तरह से हो सकते हैं, हम किस कैसे पर्पज पे उसको डिफाइन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। डिफॉर्मिंग मतलब है जो आपकी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज ना करे। वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, मोशन पे है तो मोशन पे रहे। तो स्टेट पे जो चेंज नहीं करे, जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे, उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो इलास्टिक लिमिट में जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो हमारा स्ट्रेस है, एक्सटेंशन को आप स्ट्रेस भी कह सकते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस लिख लेता हूँ और यहाँ पे स्ट्रेन लिख लूँगा, तो यहाँ पर जो मेरा ग्राफ बन के आएगा वो लीनियर बन के आएगा। ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा बच्चों, जो ये थीटा है, इसका जो स्लोप होगा वो हमारा यंग यंग मॉडुलस नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। ठीक है, इसको मैं ई से लिख दूंगा। अच्छा जी। अब आप कहेंगे सर स्ट्रेस तो आपने बताया नहीं, अब आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए हैं। तो बच्चों ये शॉर्ट नोट्स हैं, फिर भी मैं चलो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। स्ट्रेस जो हमारा होगा, ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और वहीं बात करूं स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन आपका होता है चेंज कन्फिग्रेशन। मैं डेल्टा एल लिख देता हूं ऐसे ही, चेंज डेल्टा सी लिख देता हूं। चलो, चेंज कन्फिग्रेशन ओवर ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आपने एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाया डिफॉर्मिंग, और उसका क्या हुआ, उसका हमारा शेप बढ़ गई। तो पहले कितना लेंथ था, बाद में कितना चेंज आया। तो आपको चेंज लेंथ नए के और पुराने का अगर आप रेशियो कर देंगे, उसको आप बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें, तो जो हमारा इलास्टिक बिहेवियर है बच्चों किसी सॉलिड का, उसको हमने करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्प्रिंग बॉल मॉडल। स्प्रिंग बॉल मॉडल। ठीक है, आप उसको जाके एनसीईआरटी में एक बार चेक करें।
तो यहाँ से क्या है कि आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के 3 बेटे, स्ट्रेन के 3 बेटे, और वो बेटे क्या है, ये रहे। और यहीं से हम डिफाइन करेंगे 3 चीजें, क्या, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस। तो जो स्ट्रेस के 3 बेटे हुए, स्ट्रेस के 3 पार्ट हुए, और वहीं आपके स्ट्रेन के 3 पार्ट हुए, अगर आप उनका रेशियो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इलास्टिक मॉड्यूलस। समझ रहे हैं? और उसके भी 3 नाम हैं, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस। देखो, स्ट्रेस का जो टाइप है बच्चों वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का रेशियो हमेशा कोई ना कोई मॉड्यूलस होगा अकॉर्डिंग टू हुक्स। अब आप कहेंगे सर एक बार हमको ये बता दीजिए स्ट्रेस का 3 बेटे कौन है या 3 पार्ट कौन है। तो वो 3 पार्ट ये रहे। टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जब आपका रिस्टोरिंग फोर्स किसी भी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगेगा किसी भी बॉडी के, तो वहां पर क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो 1D ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे लेंथ बढ़ती है। तो लेंथ बढ़ रही है तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और वहीं ये कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है, अगर रिस्टोरिंग फोर्स करके आपकी लेंथ डिक्रीज हो रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है। दूसरा पार्ट हमारा जो स्ट्रेस का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका ये वाला हाइड्रोलिक प्रेशर। समझ रहे हैं? हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होगा बच्चों, जब किसी बॉडी पर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं यूनिफॉर्म चारों साइड से, समझ रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, उसका जो चारों साइड में स्ट्रेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक। जनरली आप ये देखेंगे फ्लूइड में या 2D ऑब्जेक्ट में ज़्यादा पाया जाता है। थर्ड वाला शेयरिंग, या इसको हम टेंजेंशियल भी कह देते हैं। जब भी आप किसी बॉडी पे एक टेंजेंशियली आप क्या करें, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, किस पे, सरफेस ऑफ बॉडी पे, तो उसके जो शेप में चेंज आता है उसको हम टेंजेंशियली फोर्स कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे आपकी RD शर्मा है, कुछ टाइम बाद RD शर्मा का शेप में थोड़ा सा एक एंगल चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं, तो वो शेयरिंग स्ट्रेस हो गया। उसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे स्ट्रेन हुए, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, हाइड्रोलिक स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन, इन तीनों का रेशियो करोगे आप तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। और याद क्या रखोगे, यहाँ पर ये कॉम्प्रेसिव हो रहा है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो कॉम्प्रेस कर रहा है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया है। और तीनों में F बाई ए, F बाई ए, F बाई ए। और यहाँ पर जो है बच्चों डेल्टा L बाई एल है, और यहाँ पर जो है डेल्टा L बाई एल हो सकता है, ठीक है। और जनरली NCERT में एक बात लिखी है कि जो ईटा है वो यंग मॉडुलस का 1/3 है। और जनरली एक बात और बता दूं, जो बल्क मॉडुलस है बच्चों इसको K से भी लिखा गया है NCERT में, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। NCERT की मैंने एक टेबल उठाई ये वाली, इस टेबल में आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन से स्ट्रेस से क्या मिलेगा और कौन सा स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेन या यंग मॉडुलस किस पे लगेगा। तो आपका जो बल्क मॉडुलस है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों पे लगेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, ये थ्योरी के पॉइंट में मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब जो जेई के पेपर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थ्योरेटिकल पूछे जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, ये वाला ये है यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस से हमें जो फॉर्मूला मिलेगा हमने ये बना लिया। तो यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है, देखिए डेल्टा L बाय एल निकाल सकता है वो, ये पूछ सकता है बताओ कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ लेंथ में, कितना रिलेटिव एरर है, कितना अनसर्टेनिटी है, समझ रहे हैं यहाँ तक। या यंग मॉडुलस जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। और बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पे जो आपका यंग मॉडुलस है वो क्या हो जाता है, वो आपका घट जाएगा। ये आपने कैसे कह दिया सर, आपने बच्चों ये पढ़ा होगा डेल्टा L बाय एल थर्मल एक्सपेंशन में अल्फा डेल्टा टी, समझ रहे हैं। और यहाँ पर यंग मॉडुलस और इसका रिलेशन रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक। वैसे ही आप बात करें बल्क मॉडुलस की, तो बल्क मॉडुलस का ये फॉर्मूला है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम माय डियर स्टूडेंट ये पूछा गया है F बाई ए डेल्टा पी, जो प्रेशर में डिक्रीज होगा, समझ रहे हैं। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कितना प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा V, और ये माइनस में इधर पहुंच जाएगा, और जैसे आप इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर डिवाइड में है तो डेल्टा V बाई वी इंटू में पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं यहाँ तक।
तो इसमें फ्रैक्शनल चेंज, कभी कभी क्या पूछा जाता है कि कोई गोला है, उसका बताओ रेडियस आर है, कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा। तो आर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वॉल्यूम में कितना आ जाएगा, 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। समझ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, कॉम्प्रेसिबिलिटी नाम की एक चीज होगी, यहाँ पे एक टर्म होगा फिजिकल, ये जो है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताऊं, यहां जैसे ही आप पहुंचे, आप देख रहे होंगे जो डायमेंशन आपकी, अगर डायमेंशन रिलेटेड हम यहां से क्वेश्चन एक निकाल के आए, तो जो डायमेंशन हमारी इलास्टिक मॉड्यूलस की है वही आपकी यंग मॉड्यूलस की होगी, वही आपकी बल्क मॉड्यूलस की होगी, वही आपकी शेयर मॉड्यूलस की होगी, और एक और बढ़िया बात बच्चों, वही प्रेशर की होगी। अगर आप ट्रू जेई के एस्पिरेंट हैं, प्रेशर और स्ट्रेस में आप मेरे को डिफरेंस बताइए। समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन सब की डायमेंशन सेम होगी तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो एफ ओवर ए हो जाएगा, और वहीं जो स्ट्रेस है वो एफ ओवर ए हो जाएगा। जो स्ट्रेन है वो डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि वो सेम रेशियो वाली क्वांटिटी है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस लिखा है, तो इसका मतलब है 1 अपॉन प्रेशर हो जाएगा, रेसिप्रोकल के उल्टा हो जाएगी डायमेंशन। अब थर्ड वाली बात करें, शेयर मॉड्यूलस। तो शेयर मॉड्यूलस का जो ये वाला फॉर्मूला है, ये मोस्ट ऑफ टाइम आपका यही यूज होगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो ये वाला पार्ट है इसको टेन थीटा दिया है, तो मे भी कभी थीटा आपको दे दिया जाए और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यही बात आपको बच्चों एनसीईआरटी में दी है। शेयर मॉड्यूलस को आप मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। पॉइजन फॉर्मूला या पॉइजन, अच्छा ये मॉड्यूलस नहीं होगा, पॉइजन इसको हम फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, पॉइजन फॉर्मूला। तो पॉइजन फॉर्मूला, जैसे वहां पर स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका दोनों ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी हमेशा स्ट्रेन रहेगा। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन का अगर रेशियो निकालोगे वो पॉइजन रेशियो है, और थ्योरेटिकली इसकी जो वैल्यू है आपको मैंने लिख दी है, -1 से 0.5, प्रैक्टिकली 0 से 0.5। एक बात और देखें, जो हमने ये पढ़े, ये फॉर्मूले पढ़े यंग मॉड्यूलस, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इससे क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा आपसे इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कई बार आपसे बल्क मॉड्यूलस का इससे क्वेश्चन पूछा गया है, बल्क मॉड्यूलस में जाएं तो ये वाला पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछा है, और कई बार इस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा है, मे बी ये भी पूछा जा सकता है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अब जो तीनों मॉड्यूलस हैं, इस बार जेई में अगर मैं आपको बताऊं, ये पूछा था जेई 2023 में कि बताइए तीनों मॉड्यूलस में कौन सा रिलेशन सही है। अब बताइए, अगर मेरी 15 मिनट की वीडियो आपके एक या दो क्वेश्चन सही कर देती हैं, तो बच्चों इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे क्या मिलेगा बताइए। तो आपको बस पढ़ना है, आपके लिए मैं फ्री में कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप करिए। आपको मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब को भी नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, थोड़ी भी हेल्प मिलती है, तभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अदरवाइज आप पढ़ें, आपको जहाँ पर समझ में नहीं आता है कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अगली बार इम्प्रूव करूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें ग्रो करने में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी ना करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। सब अपना भाग्य का खाते हैं बच्चों। कुछ बच्चे क्या कहते हैं हमारे कोचिंग में, इतना अच्छा चैनल हम कभी किसी को शेयर नहीं करेंगे। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, सभी तो अच्छे हैं, बस पढ़ने वाले की बात है। समझ रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट और हैं। स्टील और रबर की कहानी बहुत खतरनाक है। ये 2023 का क्वेश्चन है। क्या स्टील इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिज। जनरली स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं भैया, क्योंकि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। समझ रहे। दूसरा पूछते हैं क्या रबर इलास्टिक ज़्यादा है या स्टील ज़्यादा है, तो सर स्टील ज़्यादा होगा ना। क्यों, क्योंकि अगर आप सेम फोर्स लगाएं तो जो एक्सटेंशन है रबर में वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टील। तो एक्सटेंशन ज़्यादा होगा तो यंग मॉड्यूलस कम हो जाएगा रबर का। तो जिसका यंग मॉड्यूलस जितना ज़्यादा होगा वो उतना पावरफुल आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अगले और आगे चलते हैं। आगे जो है मेरा, आपने आइडल फ्लूइड पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइडल फ्लूइड की जो बारी है बच्चों, आइडल फ्लूइड में दो नेचर होते हैं। एक तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब ऐसा जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस नहीं कर सकते तो वॉल्यूम आपका जीरो हो जाएगा, और वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो आप कहेंगे सर बल्क मॉड्यूलस अभी आपने बताया था डेल्टा पी
डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी, अगर वी जीरो हो जाएगा तो बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तो आपका शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जीरो हो जाएगा। तो आइडियल लिक्विड की कहानी समझ में आई, एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। अगर यहाँ पर आप रिजिड की बात करें, रिजिड में क्या होता है कि ना उसमें लेंथ चेंज होती है ना उसमें वॉल्यूम चेंज होती है। तो होता क्या है सर, उसमें उसमें दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहता है। अगर लेंथ में चेंज नहीं होगा तो आप कह रहे थे सर हमने यंग मॉडुलस का भी फॉर्मूला ये पढ़ा। तो डेल्टा एल अगर जीरो होता है सर तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, यंग मॉडुलस इन्फिनिटी हो जाएगा। और वहीं बात करें वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो बल्क मॉडुलस भी इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आपको ये करने पड़ेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम इससे यही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो मैंने आपको कराना चाहा। अगर चैनल पे नए हैं मैं आपसे फिर कहूँगा, और कंटेंट पसंद आया और हमें आगे बढ़ाने में आप सपोर्ट करते हैं तो चैनल को दिल से एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो अल्टीमेटली अगर कोई डाउट रह जाता है आपको या कोई ऐसी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी आपको उसको ईजी वे में समझाना चाहूँगा। फिर से मैं आपको बता दूं, इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई जो है आपकी, वो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, जेई मेन। और वहीं पर जो डीएनए सीरीज है वो आपकी नीट एस्पिरेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट वाले इसको भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं देख सकते, दोनों में कॉन्सेप्ट तो बढ़िया हैं, बराबर हैं। लेकिन होता ही है कई कई बार बच्चों, जैसे जेई का एक लेवल ऊपर रहता है, ये रियलिटी है, जेई हमेशा एक लेवल ऊपर पूछता है। नीट में क्या है कि आपको एनसीईआरटी बेसिक और जो फ्रिक्वेंटली आस्क टॉपिक हैं वो उनके कॉमन रहते हैं। तो इसीलिए दोनों की मैंने अलग अलग सीरीज करी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव रहिए, कुछ भी हो सकता है अगर आप कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।